नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कारक की बात करें तो जनसंख्या के वितरण जो है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या कम है, तो कहीं पर कुछ ऐसे जगह हैं जो एकदम निर्जन हैं। उसके जो है तो कई कारण हैं। पहला इसमें देखते हैं जैसे भौतिक कारण। जैसे भौतिक कारण में स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, जल स्रोत हो गया। फ्रेंड्स, जहाँ पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी ना, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। जैसे स्थलाकृति की ही अगर हम बात करें, यानी कि स्थल का आकार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है तो समतल धरातल भूमि पर निवास करना चाहेगी, जबकि अगर पर्वत पठार में जाने की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करेगी जाकर। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है स्थल की आकृति कैसी है, उसके आधार पर वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। अगर हम वहीं पे जलवायु की बात करें तो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ की जलवायु और ना है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, तब वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जलवायु है या कि गर्म जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करेगी। वैसे ही अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा भी जब उपजाऊ होगी मृदा, वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा होएगी, क्योंकि वो कृषि कार्य करेंगे तो अच्छी खासी फसल में उत्पादन वो ले सकते हैं अगर मृदा उपजाऊपन है तो और जिस जगह की मृदा उपजाऊपन नहीं है वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करेंगे, क्योंकि फसलों में वो उत्पादन ही नहीं पाएंगे इसलिए। और जल के स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील, जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, जहाँ पर जल के स्रोत होंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, क्योंकि जल ही जीवन है। जल उनके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, और जहाँ पर जल की कमी होगी ऐसे क्षेत्रों पर जो है जनसंख्या बहुत ही कम निवास करेगी। वहीं पे अगर हम दूसरा कारण देखें तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जैसे उद्योग, मतलब जो है पैसा वगैरह कमाने का कुछ जरिया होना चाहिए। जैसे अगर कोई उद्योग लगा है तो वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि उद्योग है तो दो पैसे का रोजगार वहाँ पर मिलेगा। तो रोजगार प्राप्ति के उद्देश्य से जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है तो जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं वहीं पर जाकर निवास कर जाती है। दूसरा है व्यापार। ऐसे क्षेत्रों पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है जहाँ वो व्यापार कर सके। जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी ऐसे क्षेत्रों में व्यापार अच्छा चलेगा, ऐसी इसलिए वो ऐसी जगहों पर निवास करना चाहेंगे जहाँ व्यापार करने की ज़्यादा संभावनाएं हो और व्यापार अच्छा चल सके। वहीं पे अगर हम बात करें परिवहन सुविधाएं, जनसंख्या के वितरण को परिवहन सुविधाएं भी प्रभावित करती हैं। आने जाने के लिए जहाँ पर परिवहन सुविधाएं, सड़कें वगैरह होंगी, परिवहन की सुविधाएं होंगी, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। बट अगर हम बात करें जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होगी, आने जाने की सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। जैसे पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों पर सड़कें वगैरह बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, क्योंकि उनका विकास वहाँ पीछे रह जाता है ना, इसलिए। वहीं पे अगला कारण की अगर हम बात करें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो अगला कारण है वो है सामाजिक कारण। जैसे शिक्षा जिन क्षेत्रों पर, जिन जगहों पर स्कूल वगैरह की व्यवस्था होगी, इंजीनियरिंग क्षेत्र होगा जो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। सांस्कृतिक परंपराएं जहाँ पर होंगी वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। वहीं पे ऐतिहासिक कारण, मतलब युद्ध वगैरह भी जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर युद्ध वगैरह की संभावनाएं पाई जाती हैं ऐसी जगहों पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। जैसे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम जनसंख्या निवास कर रही है, क्योंकि वहाँ आए दिन युद्ध वगैरह होते रहते हैं।
नक्सली आक्रमण वहाँ पर करते रहते हैं। वहीं पर प्रवास देखें, प्रवास भी जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रवास में व्यक्ति क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है, जिससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। वहीं पर जो है तो शासन व्यवस्था भी प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। वहीं पे अगर हम अन्य कारण की बात करें तो जैसे मैदानी क्षेत्र हो गए, उपजाऊ भूमि हो गई, जलवायु, रोजगार के अवसर, इन क्षेत्रों पर जो है तो घनी आबादी जो है होती है लोगों की, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। वहीं पे अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, भारत में औद्योगिक क्षेत्रों के वितरण की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, भारत में औद्योगिक क्षेत्र का जो वितरण है वो असमान है, सभी जगह नहीं हुआ है। जिस प्रकार से जनसंख्या का वितरण असमान है, उसी प्रकार से उद्योगों का भी वितरण असमान है, सभी जगह एक समान उद्योग नहीं पाए जाते। जैसे अगर हम बात करें मुंबई में, तो मुंबई और पुणे में, तो मुंबई में कपड़ा मिल की जो है तो उद्योग है, और पुणे में जो है तो रासायनिक उद्योग है। मतलब पुणे में ही जो है तो कपड़ा उद्योग क्यों नहीं है? तो इसके कई कारण हैं। वहाँ की जो है तो जलवायु, वहाँ की जो है तो श्रमिकों की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, जिस कारण जो है तो उद्योग सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कोलकाता और हुगली में, तो कोलकाता में जूट उद्योग है, मतलब जूट के जो बोरी बनती हैं, झोले बनते हैं, जो सुतली वगैरह बनती है जूट की, वो कोलकाता में। और हुगली में अगर हम बात करें तो हुगली में जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र है हुगली। वहीं पर अहमदाबाद और बड़ोदरा की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर कपड़ा उद्योग पाया जाता है, इसलिए क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर कपास का अच्छा खासा उत्पादन होता है, इसलिए कपड़ा उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हैं। वहीं पर चेन्नई और बेंगलुरु की बात करें तो चेन्नई और बेंगलुरु में, चेन्नई में ऑटोमोबाइल्स और बेंगलुरु में जो है आईटी उद्योग है। दिल्ली और मेरठ की बात करें तो दिल्ली में विद्युत है, और मेरठ में जो है उपभोक्ता की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो है सीधे बनाई जाती हैं। इसके और कई कारण देख लेते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग को जो प्रभावित करता है वो कच्चा माल करता है। अगर उद्योग लग गया और कच्चा माल ही नहीं है तो उद्योग चलेगा कैसे? और उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। बिजली अगर नहीं है तो उद्योग कैसे चलेगा? परिवहन उद्योग में अगर कोई वस्तु का उत्पादन हुआ ही है और उसको जो है तो मंडी तक ले जाना है या शहर तक पहुंचाना है, उसके लिए परिवहन सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। उद्योगों को चलाने के लिए श्रमिकों की भी जो है तो उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों के बारे में बताना है। तो हरित क्रांति एक वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च उत्पादकता वाली फसलों के बीज, यानी हाइब्रिड बीज, अच्छी उपज देने वाले बीज और रासायनिक खाद तथा सिंचाई व आधुनिक तकनीकों का उपयोग जो है वो क्या है, बढ़ा है। ठीक है, हरित क्रांति एक प्रक्रिया है जिसमें हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था करी जाती है तथा जो आधुनिक तकनीकी है ना उसका उपयोग भी बढ़ा दिया गया है। और हरित क्रांति के कारण जो है तो क्या प्रभाव है हरित क्रांति के? अगर हम प्रभाव की बात करें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। जब से हरित क्रांति आई है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग होने लगा है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होने लगा है, खेतों की गहरी जुताई होने लगी है, जिसके कारण कृषि के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। दूसरा देखें प्रभाव, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, मतलब जो है तो अब इतना ज़्यादा जो है खाद्यान्न उत्पादित होने लगा है हमारे देश में कि दूसरे देशों पर अब जो निर्भरता थी वो खत्म हो चुकी है। वहीं पे अगर हम तीसरा प्रभाव की बात करें तो किसानों की आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, हरित क्रांति के कारण ही हुई है किसानों की आय में वृद्धि, क्योंकि अब जो है तरीके से खेती की जा रही है। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता और विभाजन की समस्या भी जो है तो भूमि विभाजन की जो समस्या है वो खत्म हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असमानताएं थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी हैं हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। ठीक है,
हरित क्रांति ने क्या कर दिया है, खाद्यान्न के उत्पादन में जो है देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। खाद्यान्न के लिए अब दूसरे देशों पर उसे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्रमांक 4 है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों की विशेषताएं लिखना है। भारत में परिवहन के जो प्रमुख साधन हैं उनकी विशेषता। भारत में परिवहन के जो साधन हैं वो 3 हैं। साधन का मतलब ये है कि जिसके द्वारा परिवहन हो, ठीक है, जैसे स्थल मार्ग यानी स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन केवल 3 ही हैं, स्थल, जल और वायु परिवहन। स्थल में जैसे सड़क और रेल मार्ग आ जाते हैं। स्थल परिवहन जो है इस परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, क्योंकि सड़क परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो आपको घर से लेकर घर तक रास्ता प्रदान करता है, घर से लेकर घर से जो है जुड़ा होता है। अगर आप एरोप्लेन से भी अगर आप यात्रा किए हैं तो एरोप्लेन एयरपोर्ट में ही ना रुकेगा, एयरपोर्ट के बाद तो आपको घर जाने के लिए सड़कों का ही प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यह परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सस्ता परिवहन भी है और सुलभ भी है। वहीं पर अगर हम जल परिवहन की बात करें तो यह नदियों और समुद्रों में होता है। जल परिवहन जल जहाज़ों द्वारा होता है। इससे विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, मतलब विदेशी व्यापार के लिए यह ज़्यादा उपयोगी है। जो जल परिवहन है वो विदेशी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इसमें से भारी वजन सामान जो है ले जाया लाया जा सकता है। वहीं पे अगर हम वायु परिवहन की बात करें तो यह बहुत ही तेज परिवहन है लेकिन महंगा परिवहन भी है और इसीलिए इसका जो उपयोग है ना वो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए किया जाता है। दूर क्षेत्रों की अगर यात्रा करनी है तो फिर वायु परिवहन के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से जो है तो हम 24 घंटे के अंदर हम जो है तो पूरे विश्व की यात्रा कर सकते हैं वायु परिवहन के द्वारा। इतना तेज परिवहन है यह, ठीक है। मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो परिवहन व्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होती है, ठीक है। मतलब जो है तो अगर परिवहन नहीं होगा तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए परिवहन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि परिवहन के कारण ही किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षरण क्या है, इसके प्रमुख कारण बताने हैं। तो पर्यावरणीय क्षरण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हो गया, जल हो गया, वन्य संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन जैसे डीजल, पेट्रोल, इनका जब हम अधिक हद से ज़्यादा जब उपयोग करेंगे जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन जो है उत्पन्न होता है, इसी को पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं। और इसके कई कारण, जैसे पहला है वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण जो है तो पर्यावरण का क्षरण हुआ है। मतलब अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हद से ज़्यादा वनों की कटाई करी गई है जिसके कारण पर्यावरण का क्षरण हुआ है। औद्योगिकीकरण, इसके कारण भी जो है तो पर्यावरण का क्षरण हुआ है। औद्योगिकीकरण मतलब जो है बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, उद्योगों के लगाने के स्थान पर जो पेड़ पौधे थे उनको काटा गया है और उद्योगों के द्वारा बहुत सारा जो है तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी किया जाता है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होता है। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये भी पर्यावरण को क्षरण पहुंचाता है, पर्यावरण का क्षरण करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और शहरीकरण यानी शहर का बढ़ावा, शहर का विस्तार हो रहा है जिसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी जो है तो पर्यावरण के क्षरण का कारण है। आज निवास के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसीलिए पेड़ पौधों को काट कर जंगलों को साफ किया जा रहा है और लोगों को जो है तो बसने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं पे आगे देखें तो मानव गतिविधियों के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। मानव जो है इस प्रकार की गतिविधियां करता है जिसके कारण जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ चुका है। विद्यार्थियों, ये थे कक्षा 12वीं भूगोल के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ज़रूरी प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।